Good morning, guys. In our earlier video, we all discussed about the chapter 12th, unit 5th, a part of physical chemistry. Physical chemistry of in this chapter in this chapter of surface chemistry, we already have discussion in peptidation. What do you understand by peptidation? Is mean by process of converting a precipitate into a colloidal solution by shaking with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte या फिर peptidizing agent develop of positive ion or negative ion on precipitates ultimately break up into smaller particles like positive ion or negative ion and the ion of separates charged particles their size may be decreased. That's why they give out as a product and as a colloidal solution of positive or negative. It all we discussed in our last video. Now in this next session what we discuss like another example of this peptidization. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ बीकर. मान लीजिए कि हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हमने लिया हुआ है एज अ medium, like we have taken as a dispersion medium AgCl in the PPT form. हमने AgCl को लिया in a PPT form और इसके अंदर हमने सोल्यूट को ऐड किया यहाँ पर NaCl, और जिस NaCl को हमने इसके अंदर ऐड किया है यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, तो आपको ये पता होगा कि जो NaCl एज अ आपने सॉल्यूट लिया है और आपके पास जो AgCl है वो एज अ डिस्पर्सन मीडियम है. तो यहाँ पे अगर जब हम इसे लिखेंगे, तो जब हम इसे लिखते हैं तब हमारे पास इसे लिखने का तरीका होगा कि जो AgCl हमारा डिस्पर्सन मीडियम है उसको आगे लिखा जाएगा और स्लैश लगाकर हमारा जो नेगेटिव कोलाइड बना है उसे हम पीछे की तरफ रखेंगे. और जब इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाया जाता है तो हम देखते हैं कि दे मे ब्रेक अप इनटू AgCl के चारों तरफ जाकर वो क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन जो है उसके चारों ओर किनारों पर जाकर चिपक जाएंगे और चिपक जाने के बाद वो खुद को एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म के अंदर खुद को अलग कर लेंगे. ठीक है. सो इन आवर थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोसेस in our third part of process like colloid third part, हम किस तरीके से कोलाइड्स को तीसरे मेथड से अलग कर सकते हैं. सबसे पहले हमने केमिकल मेथड लिया था, फिर पेप्टाइजेशन मेथड लिया था, और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल डिस्टिग्रेशन और इसे हम ब्रिज आर्क मेथड भी कहते हैं. इलेक्ट्रिकल डिस्टिग्रेशन मेथड या ब्रिज आर्क मेथड के अंदर क्या होगा कि आप कोई भी हमारा जो डिस्पर्सन मीडियम है उसके अंदर मेटल को अलग करने के लिए एक इलेक्ट्रोड से उसके ऊपर रिएक्शन करवाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड से उसके पास मिलने वाला जो उसका इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इस इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से खुद को जो आयन है वो खुद को अपने एक स्पेशल चार्ज के अंदर खुद को अलग कर लेगा. अगर वो नेगेटिवली पार्टिकल है तो वो नेगेटिवली पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर पॉजिटिव एनोड के पास जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर उसके पास अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाकर इकट्ठे हो जाएंगे. तो इसी तरीके से इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो भी मेटल्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं. अब कौन कौन से ये मेटल्स हो सकते हैं, तो ये बहुत से मेटल्स हो सकते हैं. लाइक हमारे पास गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है और प्लेटिनम हो सकता है. ठीक है. अब इस मेथड के अंदर हम कंडेंसेशन का भी यूज़ करते हैं. कंडेंसेशन का यूज़ कैसे करते हैं कि मैं आप लोगों को इसके लिए इस डायग्राम में दिखाना चाहूँगी कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने आइस क्यूब भरी हुई है, पूरा ये आइस बात से भरा हुआ है. अब जैसे ही हमने इसे आइस बात से भरा है, ऊपर जो हमारा लिया हुआ बीकर है इसके अंदर प्रेजेंट डिस्पर्सन मीडियम है, और इस डिस्पर्सन मीडियम के अंदर मान लीजिए कि मैंने कोई एक मेटल रखा. ऊपर से जब मैंने इलेक्ट्रोड्स को इसके अंदर आर्क के लिए पास करवाया तो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिवली आयन और नेगेटिवली आयन इलेक्ट्रोड्स हैं इसके किनारे पर जाकर हमने इसमें से आर्क करवाया.
दीज आर इलेक्ट्रोड्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। मेटल क्या करेगा, आइस बाथ से जो निकलने वाली वेपर्स है उन वेपर्स से अपनी रिएक्शन करेगा और खुद को डिस्पर्स करके क्योंकि मेटल वेपर के फॉर्म के अंदर खुद को 2 पार्ट्स में तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में वेपर के फॉर्म के अंदर बाहर निकलेगा और जैसे ही वो बाहर निकलेगा जो आइस बाथ है वो उसको कंडेंस कर देगी। कंडेंस करने की वजह से जो मेटल है वो एग्रीगेट हो जाएंगे एक किसी भी अपने इलेक्ट्रोड के पास में, और इलेक्ट्रोड के पास में इकट्ठे होकर निकल जाने की वजह से इन कोलाइड्स के फॉर्म के अंदर वो खुद को एग्रीगेट कर लेंगे और 10 से लेकर 10⁻⁴ आर्मस्ट्रांग तक के कोलाइड्स के फॉर्म में खुद को बाहर निकाल लेंगे और जिससे कि हमें हमारा एग्रीगेशन कोलाइड प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसी मेथड को आप किस तरीके से समझते हैं तो देख लीजिए इसके अंदर कि इन इलेक्ट्रिकल डिस्टिग्रेशन और ब्रिज आर्क मेथड, क्योंकि हम इसे ब्रिज आर्क मेथड भी कहते हैं, involve dispersion as well as condensation. Colloidal solution of metals like as gold, silver, platinum, etc. can be prepared. हम इससे कोलाइडल सॉल्यूशन कोई भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है और सो मैनी है। अब इलेक्ट्रिक आर्क जो कि स्टक हो जाता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में ऑफ द मेटल इमर्ज्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम, जो कि अभी आपको मैंने इसमें बताया था कि वो इसमें जाकर क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक between electrodes of the metal immersed in the dispersion medium. The intense heat produced vaporizes the metal, which then condense to form particles of colloidal size. The intense heat produced वेपराइज, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हीट है, वो उसे प्रोड्यूस करेगी वेपर करने के फॉर्म में, और द मेटल विच इज़ कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। अब इस डायग्राम के अंदर अभी हमने देखा था कि हमारे पास एक डिस्पर्जन मीडियम है, इलेक्ट्रोड्स को हमने लिया हुआ है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। अब इस मेटल को जब आपने इस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर रखा है तो इलेक्ट्रोड्स की हाई इलेक्ट्रिसिटी की पावर की वजह से वो खुद को स्पार्क करेंगे, और स्पार्क करने की वजह से यहाँ पर इनके नीचे की तरफ आइस बाथ जो हमने रखा हुआ है वो उस हीट को जो पास हो रही है, हीट की वजह से वो मेटल खुद को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद में वो नीचे आइस बाथ के अंदर जाकर मेटल एग्रीगेट कर लेगा, इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पर जाकर, और जैसे ही वो इकट्ठा हो जाएगा वो पार्टिकल्स जो है 10 पावर से लेकर 10⁴ आर्मस्ट्रांग तक की फॉर्म के अंदर खुद को कोलाइडल स्टेट के अंदर अलग अलग कर लेंगे। अब इस तरीके से हम बहुत से प्रिपेयर्ड मेटल हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इन सबको देख सकते हैं। अब इस तरीके से हम कोलाइडल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोलाइडेड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, उनकी नेचर के बेस पे और उनके डिस्पर्स्ड फेज के रूप में, ठीक है। अब कोलाइडल बेस्ड अगर उनकी फिजिकल स्टेट के रूप में कैसे हो रहे हैं, उनके अंदर कैसे इंटरेक्शन हो रहा है डिस्पर्जन फेज और मीडियम के बीच में, तब वो कैसा खुद को बना रहे हैं, या फिर उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के अंदर, छोटे पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, एसोसिएटेड पार्टिकल्स हैं, इनके फेज में इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जस्ट रीड अबाउट दिस टाइप ऑफ collides based on physical state of dispersed phase and dispersion medium. The colloidal parts have based on the property of physical state or dispersed phase or dispersion medium. सबसे पहला पार्ट हमारा ये हो गया। दूसरा, जब हम इस फिजिकल स्टेट के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे तब इस फिजिकल स्टेट के अंदर हमें जितनी भी इसकी सॉलिड की, गैस की फिजिक्स बन सकती हैं, इन सब के बारे में अच्छे से उस टेबल को याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब इसे आगे 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, लाइक वन इज लाइकोफिलिक एंड द अनदर इज लायोफोबिक, ठीक है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। और जो लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या है, इसको आप आगे हमारे जो इसका पार्ट्स हम करेंगे, वेरी करेंगे इसके डिफरेंसेस के अंदर, तब इसे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो टाइप ऑफ पार्टिकल्स
ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के बेसिस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीमॉलिक्यूलर, सेकेंड मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड द थर्ड वन इज एसोसिएटेड। आई होप कि तीनों ही टाइप आप लोगों को पता चल गए होंगे कि किस किस टाइप में होते हैं। अब इन टाइप्स के अंदर आगे कोलाइडल किस तरीके से बिहेव करते हैं और कैसे वो खुद को एक नया मैटर बनाते हैं या फिर नया एक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि हमें रिमेनिंग नई नई कोई भी स्टेज या फिर रिमेनिंग कोई भी टाइप ऑफ मैटर प्रोवाइड होता है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। सो जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि कोलाइड्स को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद में इसे आगे फर्दर हम 8 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 8 टाइप्स में डिवाइड करने के बाद में इसकी जो ये टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे बहुत से एग्ज़ाम्स के अंदर या फिर हमारे बोर्ड्स में इस टेबल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस टेबल को आपको याद रखना है, क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हैं और इसके साथ साथ ही इससे बहुत ही सारे क्वेश्चंस जो है हमारे फर्दर एग्ज़ाम्स के अंदर पुट किए जाते हैं, जैसे कि हमारा नीट हो गया, IIT का पेपर हो गया या फिर हमारा JEE का पेपर हो गया, है ना। तो इन सब पेपर्स के अंदर इनके टेबल में से काफ़ी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, तो आप इनके एग्जांपल्स ज़रूर याद रखें, ठीक है। और कौन सा इसके अंदर एज अ सॉल्वेंट है, कौन सा सोल्यूट है, इसे भी याद रखें। तो जब हम इसे स्टडी करते हैं तो क्लासिफाइड इट इनटू 8 पार्ट, ठीक है। वो 8 टाइप्स के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन इज आर डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो कि कम अमाउंट के अंदर है, उससे क्या आप इसे सोल्यूट के नाम से भी समझ सकते हैं। जितना बेसिक पार्ट में या फिर कह सकते हैं कि जितना कॉन्सेप्चुअल पार्ट में मैं इसे कन्वर्ट कर सकती थी, मैं उसके लिए उतना ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो आपको बस इसे अच्छे से रीड करना है, सारे नोट्स इसके अंदर खुद ही आपको प्रिपेयर करने हैं और इन टेबल्स को जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में वो स्टेबल होते जाएंगे, ठीक है। तो जब आप किसी भी सॉल्यूट को एज अ डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, उसे आप सॉल्वेंट समझ सकते हैं, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। डिस्पर्स्ड फेस आपके पास कम होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने पानी के अंदर नमक को मिक्स किया, तो पानी मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, मीडियम हो गया, और नमक मेरे पास क्या हो गया, फेस हो गया, ठीक है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे। तो उससे बनने वाला जो कोलाइड है वो क्या कहलाता है, और इससे बनने वाले अनदर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसे हम देखेंगे। तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के अंदर 3 पार्ट्स हमारे पास, सॉलिड और सॉलिड। सबसे पहले हम सिर्फ सॉलिड के स्टेज के बारे में बात करेंगे। एज ए सॉल्वेंट हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम के अंदर कौन कौन है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स है तो बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सॉलिड सोल कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, सम कलरलेस ग्लासेस लाइक जेम एंड स्टोन, ठीक है। आप देखते हैं कि कुछ रंग बिरंगे ग्लासेस होते हैं जिनकी वजह से हम सुंदर मीनाकारी या सुंदर पेंटिंग्स या कह सकते हैं कि सजावट की चीज़ों को देखते हैं, जिसे डेकोरेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। जेम्स या स्टोन्स जिन्हें हम ऑर्नामेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो सब किस में है, सॉलिड की फेज़ के अंदर है, जिसे हम कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड सोल कहते हैं। सेकेंड हमारा पार्ट है सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम, हमारा लिक्विड होगा कि लिक्विड के अंदर किसको मिक्स किया गया है, सॉलिड को मिक्स किया गया है। जो बनने वाला कोलाइड है वो क्या कहलाएगा, सोल कहलाएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इससे नेक्स्ट जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, पेंट हो सकता है, सेल्फ फ्लूइड हो सकता है। थर्ड हमारा है कि अगर आपने गैस के अंदर सॉलिड को मिक्स कर दिया, तो गैस के अंदर अगर सॉलिड मिक्स है तो वो क्या कहलाया, एरोसोल कहलाया। इसके एग्जांपल में स्मोक एंड डस्ट हो सकता है। अब अगर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिक्विड का लिया, सॉलिड का लिया, तो सॉलिड के अंदर मिक्स हमारे पास क्या है, लिक्विड है, तो इसे क्या कहेंगे, जेल कहेंगे कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर। इसके एग्जांपल्स
चीज़, बटर और जेलीज हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि बार बार क्वेश्चंस की फॉर्म में आ रहा है। एक तो चीज़ और दूसरा मिल्क वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। यू मस्ट हैव टू नो दिस। सॉलिड्स के अंदर क्या मिक्स किया गया? लिक्विड मिक्स किया गया है। क्या प्रोवाइड हो रहा है हमें? एज अ कोलाइडल स्टेट जेल। तो 4 नंबर और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? चीज़ हो सकता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड में मिक्स है, चीज़ हो सकता है, बटर हो सकता है और जेली हो सकती है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल कि लिक्विड के अंदर क्या मिक्स है। मान लीजिए आपने लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिक्स किया है, तो जो कोलाइडल में मिलेगा हमें वो इमल्शन होगा। मिलने वाला जो हमारा एग्जांपल्स है इसके कौन से हो सकते हैं? मिल्क हो सकता है, हेयर क्रीम हो सकती है। उसके अंदर आप लिक्विड के अंदर किसको मिक्स करते हैं? लिक्विड को। गैस के अंदर लिक्विड को अगर मिक्स किया तो वो एरोसोल कहलाएगा, जिसे आप फोग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड या स्प्रेज कह सकते हैं। तीसरा, सॉलिड के अंदर आपने गैस को मिक्स किया है तो वो सॉलिड सॉल कहलाएगा, जिसे प्यूमिक स्टोन या फोम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो सकता है कि लिक्विड के अंदर आपने गैस को मिक्स कर दिया, बनेगा हमारे पास फोम, और उसे हम फ्रोथ, सोप, लेदर और वेब्ड क्रीम भी कह सकते हैं। आगे जब हम इसके और डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के फोर्स के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो फोर्स के अंदर इसका जो नेचर है वो 3 टाइप्स का कहलाता है। पहले तो उसके लायोफिलिक और लाइकोफिलिक, लायोफोबिक। अब लायोफिलिक क्या कहलाता है कि वो अगर डायरेक्टली मिक्स हो जाता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ में। और लायोफोबिक का मतलब ही क्या होता है? टू सेपरेट आउट, कि हम उसे किसी एक ही स्पेशल मेथड से कर सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि वो फोबिक है, मतलब कि वो दूसरों को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेगा। और फिलिक का मतलब ही होता है कि अट्रैक्ट, और फोबिक का मतलब ही होता है रिपेल, कि रिपेल कर रहा है तो वो फोबिक हुआ। और फिलिक है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखते हैं इसके फोर्स के टाइप के अंदर इसे। नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम बिटवीन डिस्पर्जन फेज। ठीक है, डिस्पर्जन फेज के अंदर फर्स्ट जो हमारा है वो फोर्स है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका टाइप है वो फोर्स है, कि फोर्स के टाइप में आप इसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, दूसरा लायोफिलिक और तीसरा लायोफोबिक। इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी? कि ईज ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी, रिवर्स और इरिवर्सिबिलिटी, हाइड्रेशन, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो जो ईज़ ऑफ प्रिपरेशन है इसमें लायोफिलिक है। लायोफिलिक का मतलब आपके पास जो प्रेजेंट डिस्पर्ज मीडियम और डिस्पर्जन फेज है, उनके अंदर जब वो डिस्पर्जन मीडियम को डायरेक्टली मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मिक्स कर लेते हैं, तब वो क्या कहलाएंगे? लायोफिलिक कहलाएंगे, बाय डायरेक्टली मिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। और लायोफोबिक क्या कहलाएगा? ओनली स्पेशल मेथड से ही वो खुद क्या कर पा रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर पा रहे हैं। किसी भी एक स्पेशल मेथड का ही उसमें यूज़ हो रहा है, इसके अलावा वो किसी को खुद के अंदर इन्वॉल्व नहीं होने देता। नेक्स्ट आर पार्ट इज स्टेबिलिटी। नॉट इजीली प्रेसिपिटेट्स और कोगुलेट। आसानी से वो खुद के प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाएंगे और वो कोगुलेट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। जबकि लायोफोबिक में क्या होगा कि वो इजीली अपने प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट आपने उसके अंदर मिलाया और वो आसानी से खुद को पीपीटी की फॉर्म के अंदर अलग करके दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी। जो लायोफिलिक है वो रिवर्सिबल होते हैं, ये एक से दूसरे में आसानी से उनको बनाया जा सकता है। लेकिन जो लायोफोबिक है उनको एक से दूसरे में अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो इरिवर्सिबल है। एक से स्टेज से दूसरे स्टेज में वापस उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ वन डायरेक्शनल या वन वे प्रोसेस होता है। कौन सा? लायोफोबिक का। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेशन। इन हाइड्रेशन लायोफिलिक के अंदर हाईली हाइड्रेटेड होते हैं और जो लायोफोबिक है वो नहीं होते बहुत ज़्यादा। इसमें लायोफोबिक जो है वो नॉट मच लायोफोबिक्स आर इट कॉल्ड। नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस वी कैन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक स्टार्च एंड गम। नेचर ऑफ सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं फिलिक के अंदर? कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया या फिर ग्लू हो गया, गम हो गया, है ना। और लायोफोबिक में कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आर पार्ट इज पॉइंट और प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लायोफिलिक के अंदर क्या होगा? मच हायर देन मीडियम। अब जो डिस्पर्जन मीडियम है वो बहुत ही ज़्यादा हायर होता है, ठीक है। हायर मीडियम से क्या होते हैं? वो बहुत ही ज़्यादा हायर होते हैं, जबकि जो लायोफोबिक होता है उसके अंदर मीडियम सेम रहता है।
नेक्स्ट आर पार्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के अंदर जब आप लायोफिलिक की बात करते हैं तो लोअर दैट ऑफ मीडियम होते हैं, वो उनसे कम होंगे मीडियम से, जबकि जो आपके लायोफोबिक हैं वो सेम एज अ मीडियम रहते हैं। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के फॉर्म के अंदर उसे दो पार्ट्स के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक तो मल्टी मॉलिक्यूलर आपको बताया था, दूसरा मैक्रो था, और तीसरा क्या था, एसोसिएटेड था। अब बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स, वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के फॉर्म के अंदर 3 टाइप्स में कैसे डिवाइड करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर, कि जब आप उसे किसी भी डिसोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं वो एग्रीगेट कर लेते हैं, और एग्रीगेट करने के बाद में वो अपने साइज को डायमीटर से 1 नैनोमीटर से कम डायमीटर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि गोल्ड हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इसके सोल हो सकते हैं। अब वो कैसे खुद को अलग कर लेते हैं इतने डायमीटर के अंदर, तो वो इतना एरिया, या फिर हम कह सकते हैं इतने छोटे पार्ट्स में कर लेते हैं कि उसका जो पार्ट है वो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 10⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग तक हो जाता है। ठीक है, अब इसे समझते हैं कैसे होता है कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के अंदर ऑन द डिसोसिएशन a large number of atoms or smaller molecules of substance aggregate together to form species having size in colloidal diameter of 1 मीटर। ठीक है, डायमीटर 1 मीटर से ज़्यादा इनका नैनोमीटर्स में डायमीटर नहीं होगा। तो एग्जांपल्स के मान लीजिए कि मैंने कोई एक गोल्ड का लिया। अब गोल्ड के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो चारों तरफ जाकर उसके फॉर्म चारों तरफ उसके किनारों पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर बहुत सारे कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, एक के ही पास में कोगुलेट होकर वो अपना एक पूरा का पूरा एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्रीगेशन के अंदर ही इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है आपके पास, इनकी जो रेंज होती है वो क्वाइट स्टेबल होती है, और इसे ट्रू सॉल्यूशन जैसा भी हम मान सकते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन जैसा अगर इसे हम मान सकते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा मैच होती हुई आपको नज़र आएंगी। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कोलाइड के अंदर कैसे इसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि साइज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स मे बी इन कोलाइडल रेंज, they may be quite stable, and the macromolecules also resembles as a true solution in many respects। बहुत से जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके अंदर उसको सेम रिलाई करेंगे। अब इसके एग्जांपल स्टार्च हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, प्रोटीन और एंजाइम, पॉलीथीन, नाइलोन, पॉलीस्टाइरीन एंड सिंथेटिक रबर, ये बहुत सारे जो इसके मैक्रोमोलिक्यूल्स के पार्ट कोलाइड में हो सकते हैं। नेक्स्ट आर पार्ट इज on the base of particle on of the dispersed phase is associated colloids। एसोसिएटेड कोलाइड, या फिर जिसे आप मिसेल के नाम से भी समझते हैं, विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कि जब बहुत ही ज़्यादा लो कंसंट्रेशन रखा जाता है तो वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट is high concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates। high concentration जो exhibit है exhibit colloidal behavior due to formation of aggregate। फॉर्मेशन किसका करता है, एग्रीगेशन का करता है हाई कंसंट्रेशन एक्सिबिट कोलाइड के अंदर। नेक्स्ट पार्ट इज एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिसेल। जो इकट्ठे हुए पार्टिकल्स हैं, एसोसिएटेड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपने मिसेल्स का एक एग्जांपल भी देखा होगा कि जब हम किसी भी डर्ट वाले क्लॉथ को साफ़ करते हैं, डर्ट वाले कपड़े को साफ़ करते हैं, तब वो भी सारी जो गंदगी है साबुन के आ जाने की वजह से, सोप के आ जाने की वजह से एग्रीगेट कर जाती है और गंदगी नीचे बैठ जाती है, और कपड़ा जो हमारा है साफ़ हो जाता है, और उसमें से जितने भी पार्टिकल्स हैं डर्ट के वो खुद को नीचे एग्रीगेट कर लेते हैं, कोगुलेट कर लेते हैं। तो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दैट्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिसेल्स एसोसिएटेड कोलाइड्स ओनली अबव पार्टिकुलर टेम्परेचर, जिसे हम जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर भी कहते हैं, T एंड पार्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड CMC, क्रिटिकल
क्रिटिकल मिसेल CMC, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको दोबारा बता दूँ। तो ओनली अबव पार्टिकुलर टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर TK एंड पार्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड CMC। इतने सारे पार्ट्स आपको अच्छे से रिटर्न करने, राइट में लर्न करने हैं। लर्न करने के साथ साथ आप इसे समझते हुए अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कितना भी अच्छा प्रोवाइड करवा दिया जाए मैटर, तब तक जब हमारे हाथों से खुद से प्रैक्टिस नहीं होती, तब तक हम इसे नहीं समझ पाएंगे और नहीं अपने दिमाग में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में, शॉर्ट एंड स्वीट मेथड के अंदर, कॉन्सेप्चुअल बेस में, विद एग्जांपल्स एंड विद गुड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा सकूँ, ताकि आपका बेस भी अच्छा हो और साथ में आप इसे क्विक रिवीजन भी कर सकें ऑन द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके पास इतने की नोट्स होने चाहिए कि आपकी बहुत सारी किताब आपको खोल कर नहीं देखनी पड़े और आप इसे टू द पॉइंट देख कर समझ सकें कि हमारे इस कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। तो इसे बेटर समझने के लिए मेहनत आप ही को करनी है, और जितना ज़्यादा आप खुद मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। ये ना ही हमारे इस चैप्टर के अंदर के लिए बात हो रही है, बल्कि हम अपनी लाइफ के किसी भी पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यही हमारा सेम फंडा रहता है। ठीक है, तो आप जहाँ भी जिस भी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो उसको डीपली स्टडी करिए, और जब अगर आपने इसे एक बार चूज़ कर लिया कि अभी हमें ये स्टडी करना है, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।